Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips। बेटा आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सो बहुत सारी कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ी हैं हार्मोन से रिलेटेड, बहुत सारे ग्लैंड्स एंड बहुत सारे हार्मोन्स, बट हार्मोन्स अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। यह समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिक्स ये है, हार्मोन्स का केमिकल नेचर वरी करता है। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो हम लोग अभी एक ब्रीफ डिस्कशन करते हुए मैकेनिज्म को समझेंगे। तो हार्मोन्स के केमिकल नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने केमिकल नेचर नहीं समझा तो मोड ऑफ एक्शन को समझना डिफिकल्ट होता है। अब क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स के एक्शन को भी समझेंगे ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आई रिपीट कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स के एक्शन को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सो हार्मोन्स को समझने के लिए ये है इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज इट्स केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स क्लासिफाइड हैं। जो हार्मोन्स हैं, वैसे भी हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है और ये क्लासिफाइड है इनटू टू मेजर कैटेगरी। ये जो कैटेगरीज बनी है हार्मोन्स की, इसमें द फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल, यानी ये वो हार्मोन है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है वो है लिपिड सॉल्युबल, यानी ये वो हार्मोन्स की कैटेगरी है जो लिपिड में, फैट में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इस बेसिस पे देखें हम लोग तो यहां ये कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन लिपिड्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। They do not dissolve in lipids, they do not dissolve in fat। मैंने ये क्यों मेंशन किया? मैं चाहता तो इसको ये मेंशन कर सकता था ना कि ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि इसका एक रीजन ये है, हार्मोन्स कोई भी हो, टारगेट टिश्यू, टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल, क्योंकि सेल इज द बेसिक, तो पहले आपको सेल पे ही टारगेट करना है ताकि फिर उसके एक्शंस को इनहांस करते हुए हम टिश्यू एंड ऑर्गन्स तक स्प्रेड करें। तो किसी भी हार्मोन के लिए यह जरूरी है कि वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगा किससे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं दे डायरेक्टली पॉर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। जितने भी हार्मोन्स हैं ये सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड इनको रिलीज करती है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये अपने टारगेट टिश्यूज पे पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा था इस सेल मेम्ब्रेन की। अब इस सेल मेम्ब्रेन पे बेटा आप लोगों ने चीज पढ़ी है सेल के चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ ले कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का रोल क्या है? इसमें लिपिड्स की लेयरिंग है ना। ये पूरा लिपिड्स का कवरिंग है यहाँ पे ये पूरा लिपिड्स का कवरिंग है, सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ये भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, यानी जो डिसॉल्व होगा लिपिड में, ठीक है, जो डिसॉल्व होगा लिपिड में, वो हार्मोन्स तो डायरेक्टली अपने लिपिड लेयर को क्रॉस करता हुआ, मान लेते हैं ये एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ओके। तो ये तो डायरेक्टली इसको क्रॉस कर जाएगा बिकॉज लिपिड में डिसॉल्व होके डायरेक्टली सेल के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर ना? बट अगर सेम चीज हम बात करें वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन लिपिड्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर ये डिसॉल्व नहीं होंगे तो ये सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर तक तो आ सकते हैं बट इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझना है पहले कि ये वाला पार्ट जो है, यानी जो लिपिड सॉल्युबल है, मैं मेंशन कर भी दे रहा हूं यहां पे,
जो लिपिड्स के हार्मोन है लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, ये तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बट ये जो पार्ट है इसको हम मान के चलते हैं, ये अब मान लीजिए कोई प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन इसको क्रॉस नहीं करेगा। इंसुलिन अगर है ये, तो इंसुलिन इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसीलिए केमिकल नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये तो समझ गए ना कि अगर मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही इतना मेजर डिफरेंस इसके मोड ऑफ एक्शन में है, तो आगे कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका मैकेनिज्म होने वाला है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हमारे वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे फ्रॉम द वाटर सॉल्युबल कैटेगरी, लाइक द फर्स्ट वन इज अमाइन हार्मोन, ठीक है। अमाइन हार्मोन्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भी है, ये प्योरली अमाइनो एसिड्स तो नहीं है, बट अमाइनो एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स में इनको काउंट किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी हम लेंगे इसमें अमाइनो एसिड्स, ठीक है। थर्ड हम लेंगे पेप्टाइड, एंड फोर्थ हम इसमें लेंगे प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। ये सब आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, बात समझ में आ रही है। और जो लिपिड सॉल्युबल हैं, इसमें हम मेंशन करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। चलिए अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रॉम ईच कैटेगरी। अमाइन में सबसे पॉपुलर ही हम लेके चले, ठीक है। अमाइन में सबसे पॉपुलर, रुकिए, सबसे पॉपुलर है आपका एडिनलिन, नॉर एडिनलिन, ठीक है। मैं एक ही लेके चल रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ अभी कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स के एक्शन को ही समझना है। तो अमाइन में एडिनलिन, अमाइनो एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन, ओके। और पेप्टाइड में ऑक्सीटोसिन ले सकते हैं हम लोग, वैसोप्रेसिन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जो प्रोटीन हार्मोन है इसमें हम लेंगे इंसुलिन एंड ग्लूकागन। चलिए एटलीस्ट ये एक बेसिक चीज आपको दिमाग में रखनी है, बिकॉज हम किसी भी हार्मोन के एक्शन को समझने से पहले उसके केमिकल नेचर को समझ लें तो मैकेनिज्म बहुत इजी हो जाता है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज मैं किस हार्मोन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा ये आपको आगे पता चलेगा। अब स्टेरॉइड हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन्स इसमें भी हैं, मगर हम लोग लेंगे अगेन एक पॉपुलर ग्रुप, तो यहां ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये आपके हो गए स्टेरॉइड हार्मोन्स। चलिए ये बेसिक चीज तो क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लें, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। इसमें एक और भी कैटेगरी है ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट अभी हम लोगों को इस बेसिस पे ही मैकेनिज्म को समझना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन या मैकेनिज्म ऑफ अमाइन हार्मोन, यानी हम पहले वाटर सॉल्युबल के लिए समझेंगे मैकेनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, ओके। चलिए डायरेक्ट आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो देखिए अगर हम फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई स्पेसिफिक हार्मोन नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको आगे कवर करूंगा, बट कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स जो सारे हार्मोन्स पे एप्लीकेबल हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है, जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मेम्ब्रेन्स की बाइलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की मैं कुछ ही बाइलेयर्स ये लिपिड्स के ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज डायग्राम को ड्रॉ करने में टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। और थोड़े गैप्स पे भी रखूंगा ताकि स्ट्रक्चर आपको बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल हो।
ठीक है, चलिए अभी इतना सा यहाँ पे ले लेते हैं और कुछ पोर्शन हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ये हमारा बन गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है बच्चों, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो इस लेयर में डिसॉल्व तो होंगे नहीं। अब यहां पे हम लोग एक हार्मोन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो हार्मोन है कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं इसको, ठीक है, मगर अभी तो मेजर कैटेगरी क्या है ना कि ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये डिसॉल्व तो होगा नहीं। अगर ये डिसॉल्व नहीं होगा तो इन हार्मोन्स के लिए, ये आपका हार्मोन हो गया, इन हार्मोन्स के लिए सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इस रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हो जाते हैं। अच्छा, इस पे क्या है कि जैसे ये बाइंड होगा, जैसे ये हार्मोन, ये रिसेप्टर हो गया आपका, ठीक है, तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ये देखिए बाइंड हो गया यहां पे, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको मैं ब्लैक से मार्क कर दूं, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जैसे ही ये हार्मोन इस पे बाइंड होगा, इससे स्टिमुलेशन डेवलप होंगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, जो बच्चे बेसिक्स को मिस करते हैं उन्हें मैकेनिज्म में डिफिकल्टी आती है। इस रिसेप्टर्स के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्योंकि देखिए बेटा ये लिपिड बाइलेयर है, थिक लेयर है, तो कैसे ये अंदर आएगा? अंदर तो इसको आना ही नहीं है, मगर ये करता क्या है, यहां पे ये खुद तो बन जाएगा प्राइमरी मैसेंजर और इसे अपना सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप करना है, ठीक है। इसको अपना सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप करना है जो कि साइटोप्लाज्म में डेवलप होगा। तो इसके लिए इसके स्टिमुलेशंस, इसके केमिकल सिग्नलिंग इतने स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो साइटोप्लाज्म में सिग्नल्स को जनरेट करे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको? जितना ये स्ट्रांग सिग्नलिंग देगा उतने ज्यादा इसके जो एसोसिएटेड कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रिसेप्टर में जो 3 इंपॉर्टेंट जोन बनते हैं, इसमें एक जो सबसे बाहर की तरफ आपको जोन दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डोमेन, क्योंकि बाहर की तरफ है तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक डोमेन। और जो इस मेम्ब्रेन को, यानी इस मेम्ब्रेन में एक पैसेज बिल्डअप करेगा जिससे स्टिमुलाई अंदर आए, इस बात को बहुत आराम से समझिए आप कि इसके स्टिमुलाई को अंदर लाना है। तो यहां पे मैं एक इमेजिनरी पैसेज बना रहा हूं, मान लीजिए ये एक पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज के थ्रू स्टिमुलस को अंदर आना है। तो ये जो बना है सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का काम क्या है? ये स्टिमुलस को पैसेज देगा, ठीक है। तो मैं यहां फंक्शन भी लिख रहा हूं, दे प्रोवाइड पैसेज टू स्टिमुलाई। चलिए, अब स्टिमुलाई मतलब वो स्टिमुलाई जो इस केमिकल्स की वजह से सिग्नल की फॉर्म में डेवलप हो रहा है। अब जो थर्ड इसका डोमेन है, सारा काम अब इसको करना है। अगर सिग्नल्स डीपर आते हैं, स्टिमुलाई डीपर आते हैं, तो इसका ये वाला पार्ट एक्टिव होगा, ठीक है। इसको भी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ये हो गया आपका थर्ड डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। चलिए, अब साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिव हो चुका है क्योंकि ये सिग्नल्स डीपर आए हैं और इससे साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेट हुआ। तो मैं यहां इसको थोड़ा सीक्वेंस में मेंशन करता हुआ चलूंगा। ये है आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन,
ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन क्या कर रहा है, ये एक्टिवेशंस करेगा अब, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट स्टिमुलेट्स द सिग्नलिंग, ये पूरे सिग्नल को स्प्रेड करेगा इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो इट स्टिमुलेट्स द सिग्नलिंग इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में सिग्नल्स ट्रांसफर हो गए, जनरेट हो गए। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, जैसे स्टिमुलाई साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होंगे तो सबसे पहले यहाँ मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होने वाला है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ जी प्रोटीन। ठीक है, ये जी प्रोटीन ट्रांसडक्शन करेगा, इसको भी समझना है आपको। तो ये है आपका जी प्रोटीन। बच्चों देखिए, समझिए, और तब मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में। तो इस जी प्रोटीन का काम क्या था, जी प्रोटीन सिग्नल्स की वजह से इकट्ठे हो गए, और इस जी प्रोटीन का काम क्या है, ये जी प्रोटीन ट्रांसडक्शन करेगा, मतलब ये जीटीपी को ये ट्रांसडक्शन करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, कुछ भी आप कह ले। तो जीटीपी को ये जीडीपी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जीडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, क्योंकि ट्राई है तो डाई हुआ तो एक फॉस्फेट निकलेगा। इस ट्रांसडक्शन से क्या होगा ना कि जैसे ही जीडीपी बनेगा, एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, और इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे ही जीडीपी में रिड्यूस होगा तो यहां पे जो एंजाइम एक्टिवेट होगा वो है फॉस्फोडाइटीरेज। ठीक है, इसका एक्टिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही फॉस्फोडाइटीरेज एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये दो मीडिएटर्स बनाएगा। एक मीडिएटर बनेगा IP3, तो ये है आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। ये फर्स्ट मीडिएटर है, सेकंड मीडिएटर है DG। तो इन दोनों मीडिएटर्स में एक चीज आपको और समझनी है कि ये जो आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट है ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये साइटोप्लाज्म में इजीली ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब ये आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, मैं थोड़ा इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है आगे। इसका काम क्या है, ये जाके, अब सोचिए ये नहीं होगा तो जो मेजर एक्टिविटी है वो होगी ही नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है कि जाके स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो जैसे ही स्टिमुलेशन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, कैल्शियम आयन को रिलीज करेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, देखिए ये कैल्शियम आयन यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी मैसेंजर तो ये खुद हार्मोन है, सेकेंडरी मैसेंजर हमें अब मिल रहा है एज ए कैल्शियम आयन। और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज क्यों हुआ है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यही कैल्शियम बहुत सारी कैल्शियम मेटाबॉलिक प्रोसेस में रेगुलेशन का काम करेगा। तो इट रेगुलेट्स कैल्शियम मीडिएटिंग प्रोसेस, ओके, सॉरी, मीडिएटिंग प्रोसेस। तो जो भी कैल्शियम से रिलेटेड सेल के अंदर एक्टिविटीज है वो अब, क्योंकि रिलीज ऑफ कैल्शियम की वजह से ये प्रोसेस, मेटाबॉलिक, रेगुलेटिंग, सब कुछ कैल्शियम पे बेस्ड हो जाएंगी। तो ये एक आपका एक्शन है, एक मोड ऑफ एक्शन है एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक तो ये हो गया हमारा कैटेगरी।
सेकेंड कैटेगरी में हम देखिए थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि अब सेकेंड हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। क्योंकि बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्राइमरी मैसेंजर तो हमेशा हार्मोन खुद रहेगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स भी चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो अब हम लोग जरा सेकेंडरी मैसेंजर्स के फॉर्म में एक और कंपोनेंट देखेंगे। तो अब हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट जो आने वाला है, इसकी बात कर ले, क्योंकि रिसेप्टर्स के कंपोनेंट्स तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइमरी मैसेंजर अगेन हार्मोन रहेगा, रिसेप्टर के अगेन ये 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। अब चेंजेस क्या है इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन एक्शन में इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या। अब कहानी फिर से यहीं से स्टार्ट होगी। ये है आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन यानी ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनते ही स्टिमुलस साइटोप्लाज्म में आएगा, और ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन सबसे पहले, अब देखिए यहां पे चेंज क्या है, सबसे पहले एक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, और वो एंजाइम भी मेम्ब्रेन पे ही है। इसको थोड़ा सा मैं यहां ड्रॉ कर लूं। ठीक है, ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज ये प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा। तो ये है वो एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम है एडिनालाइट साइक्लेज। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस पे क्वेश्चंस आपके मैकेनिज्म में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। तो इस एंजाइम के एक्टिवेशन से क्या होगा, देखिए पहले साइटोप्लाज्मिक डोमेन यानी साइटोप्लाज्म का जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो रिसेप्टर का पार्ट था, ये एक्टिवेट हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बना, ये एक्टिवेट हुआ, फिर इसने जाके क्या किया, साइटोप्लाज्म में स्टिमुलस को स्प्रेड किया, और एक्टिवेशन हो गया एडिनालाइट साइक्लेज एंजाइम का। अब ये एंजाइम तो एक्टिवेटेड है। ठीक है, एडिनालाइट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेटेड है। मैं ब्रैकेट में लिख भी दूं कि इट्स एन एंजाइम, ताकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। और ये एडिनालाइट साइक्लेज का फंक्शन क्या है, ये एटीपी को ब्रेक करेगा अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो ये एडिन साइक्लेज ही कैटालाइज्ड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए वही एंजाइम है और एक्टिवेटेड फॉर्म बना रहा है। तो एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है इसका साइक्लिक AMP। ठीक है, प्लस क्योंकि ये मोनोफॉस्फेट है तो यानी 2 फॉस्फेट आपका रिलीज हुआ। ठीक है, 2 फॉस्फेट रिलीज हुआ, और साइक्लिक AMP यहां पे ये बन जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर। देखिए प्राइमरी मैसेंजर तो हार्मोन था, अब बन गया है आपका सेकेंडरी मैसेंजर। इससे पहले क्या हुआ था, हमें एडिनालाइट साइक्लेज बनाने की जरूरत नहीं थी, हम साइटोप्लाज्म में स्टिमुलस को स्प्रेड कर रहे थे बिकॉज ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बच्चों एक चीज याद रखनी है, जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, साइटोप्लाज्म में स्टिमुलस नहीं पहुंचेंगे, तो साइटोप्लाज्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली। क्लियर ना? अभी जो चीज हम लोग देख रहे हैं ये ज्यादातर प्रोटीन हार्मोन्स के लिए होती है, क्योंकि इसके आगे के कुछ मैकेनिज्म वरी करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, ये सॉरी अमाइंस में भी ये ज्यादा है, लाइक एड्रेनलिन में ये बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग एक काम करेंगे, एड्रेनलिन के फंक्शन को ही देखेंगे या एड्रेनलिन का मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी न किसी एक हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे कि इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है। मगर उससे पहले आप एक चीज देखिए कि जो हम लोग पहला मैकेनिज्म देख रहे थे उसमें क्या था, साइटोप्लाज्म में स्टिमुलाई आया, जैसे साइटोप्लाज्म में स्टिमुलाई आया, साइटोप्लाज्म के ही प्रोटीन होते हैं, इसको ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो जीटीपी के प्रोटीन्स बनते हैं, जी प्रोटीन, हालांकि इसको ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, बट आपको जी प्रोटीन्स
इजी है याद करना। तो वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले जी प्रोटीन इकट्ठे हुए थे, यहां पे सबसे पहले एडेनोलाइट साइक्लेस एंजाइम का एक्टिवेशन हुआ है। दोनों का काम एक ही है, वहां जी प्रोटीन भी एनर्जी करेंसी को ब्रेक कर रहा था, जीटीपी को जीडीपी में, यहां एडेनोलाइट साइक्लेस भी तो यही कर रहा है ना, एटीपी को ब्रेक कर रहा है इनटू साइक्लिक एएमपी। बट थोड़ा सा चेंज किया है कि जीटीपी जब जीडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, ट्रांसडक्शन कर रहा था, तो जीडीपी एक एंजाइम एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइटीरेज, और उसके दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दो मीडिएटर्स बनते हैं। उसमें एक मीडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इस पे आप ज्यादा फोकस करिए क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि बेटा वो नहीं होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेशन नहीं मिलने वाला, ये पूरा चैनल आपको समझना है, क्योंकि कैल्शियम वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये खुद सेकेंडरी मैसेंजर है। समझ में आ गया ना? तो चलिए अब टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन। ठीक है, तो एड्रेनालिन में सेम चीजें एज इट इज चली आएंगी। यहां पे एड्रेनालिन को सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए एज ए कैम, तो हम हार्मोन को यहां पे मेंशन कर लेते हैं एज एड्रेनालिन। ठीक है बच्चों, तो एड्रेनालिन अब हमारा हार्मोन है, हमें इस एड्रेनालिन के बेसिस पे मैकेनिज्म को समझना है। अब देखिए होगा क्या, ये जो साइक्लिक एएमपी बना है ना, सेकेंडरी मैसेंजर, इसका काम क्या है, ये जाके एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम काइनेज ए को। ठीक है, देखिए काइनेज ए का एक्टिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइनेज ए जाके एक्टिवेट करेंगे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज को, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज को। आई होप ये एंजाइम आपको याद आ गया होगा, बिकॉज ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और जैसे ही फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज बनेगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज, क्योंकि शायद आपको पता है कि एड्रेनालिन का ये भी एक फंक्शन है, इट प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। ओके, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, यही तो इसका मेन फंक्शन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना इनटू ग्लूकोज। हालांकि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बिकॉज एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, बट ये भी इसका एक फंक्शन है। तो हम इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये चीजें हुई कैसे। ठीक है, तो ये ना स्टिमुलेट होता तो ना काइनेज ए बनता, काइनेज ए ना होते तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ना बनता, और ये फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज। सो आई होप आपको ये दो मैकेनिज्म्स तो क्लियर, और अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन प्रेस करें, एंड अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से और भी टॉपिक इस क्लास 11th के टर्म 2 एग्जामिनेशन पे बेस्ड मैं अपलोड करूं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।